जैसे ये खुदाई जो हो रही थी ये कैसे मतलब शुरू हुई है? और वो पानी के बहाव से जो है ना उस मिट्टी कटाव में जो है ना मिट्टी के खिलौने मिलते थे। खुदाई कितने किलो की होगी थी? वो नहीं, ये दिख रहा है, नहीं निकला था सरकार ने, भारत सरकार ने 95 तक भी नहीं? बिल्कुल निकला। ये तो मैं ये देखो मैं इस तरह से रजिस्ट्रियाँ लिखी, ये अखबार को लिखा मैंने, और ये इस तरह अखबार को लिखा, ये रजिस्ट्रियाँ लिखी, और फिर बड़ी मुश्किल से सरकार के कान में जो रहेगी। पहले ये गड़बड़ सिंधे करी और ये खुदाई तो आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने बेस्ट करी। नाथ जियों ने जो है ना ये बताया भाई यहाँ कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई चीज़ नहीं निकली। और सिंध साहब का ये रिपोर्ट भारत सरकार ने प्रकाशित किया जो सिद्ध करता है ये अवैधिक सभ्यता थी। हाँ, फिर शिंदे की एंट्री कौन से साल हुई? अंग्रेज ने पकड़ रहा था इंग्लैंड का ना, तो फिर बाद में मैंने कह के पकड़वाया, फिर दबवाया। इसने तो मेरा रिपोर्ट में नाम भी नहीं दिया सिंध ने। खोदते थे और बेचते थे, तो ये लोग करते थे, इसमें शिंदे का हत्या क्या है? देखो सर मैं बताऊं, मैंने तो इन पे एक का रेट गिराई थी इन पे, तो जी फिर यो इसमें सरकार ने, रुचीली सरकार ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक बना दिया जी। जो सच्चाई नहीं है नी, वो सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए इन दो आदमियों को फिर एक किराए पर ले लिया एक प्रकार से। उस उन बर्तनों में उस टाइम का कुछ खाना पीना दाना वगैरह होता था, दही, खिचड़ी, दलिया, शहद वगैरह रखते थे। उनकी ये सोचती पर हमारा फिर दूर की लंबी यात्रा जा रहा है कि जो जाति की दुर्भावना के कारण हम लोग गुलाम हुए। गुलाम क्यों हुए? अब जातियाँ ना होती तो हम इकट्ठे होकर विदेशियों से झगड़ा लड़ते, टक्कर। जांगरों से अफगानिस्तान में जंग है, पाकिस्तान में भी जंग है, और मंगोलिया में जियांग है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? वो जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ तक गए ना, तो उन्होंने अपने स्थान का नाम जो है वहाँ प्रांतों के रूप में दिया। जैसे हमारा हिमालय पूर्वता में हिमालय का आदर्श नाम लेते हैं, तो वो झा नाम और जंग प्रेस जैसे जा टूटे जा फूटे जा ये लगाते हैं। अपना निकास बताते कि हम लोग वहाँ से आए। वहाँ से जब मैं वहाँ पर गया, मतलब मेरे सामने उनका लेख आया है, तो हम लोग राखी गढ़ी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो लिख रहे हैं कि उसने कहा, मतलब उसने कहीं से किसी पूछा, तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि वजीर चमार है, उसे कुछ नहीं आता, वह लोग बेवकूफ़ बनाता है। मैंने चारपाई पर लेटे उस आदमी से वजीर का पता पूछा था, मतलब जो म्यूजियम पर साइन नहीं करूँगा मैं। तो फिर क्या हुआ कि म्यूजियम पर साइन न होने के कारण खेमका जी खुद आए। उन्होंने कहा कि अगर ये आप ये सामान दे दो ना तो मैं इस फाइल पर दस्तखत कर दूँ। मैं बोला जी म्यूजियम बनना चाहिए। 2004 में भी ये निकोन बना था। भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए दिए थे, राष्ट्रपति ने सूचना जारी कर दी थी। उन लोगों ने ही फिर बाद में वो जब सरकार को मैंने डोनेट कर दिया तो गाँव वाले को उनको बका दिया भाई ये सामान बेच गया। तो जबकि बेचने से आपने बचाया था? मैं तो चोरी तक बचाया था। और मैंने तो जिनने मेरी शिकायत करी थी नहीं उनको भी पकड़वाया था, और उनकी मैंने रद्द करवाई, उनकी परमिशन, खुदाई की परमिशन मैंने बंद करवाई। बाद में मेरा पटा भाई ये तो गलत काम करने वाले हैं। आप वैसे बता जो मेरे पास जो मेरे म्यूजियम में वो बेहतरीन चीज़ें थी जो नेशनल म्यूजियम में भी नहीं थी, जैसे गर्दन हिलाने वाला बैल, मतलब मूविंग बुल जो वो लगाते थे। यानी अर्पण लोगों ने जो लिपि का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। सबसे पहले पढ़ना लिखना हड़प्पन लोगों ने ही दुनिया में निर्माण किया, प्रकाशित किया। ये विदेशी तो लोग हैं भाई, ये जो आर्यन आक्रमण हुआ ना, इन लोगों ने जो है इनको जंगल में धकेल दिया। इनके पास लोहे के हथियार थे, बड़ा साथी लोग है जी, बेड की खाल में बैठ गया है। इसकी चोरी पकड़वा दीजिए मैंने, ये नाराज हो गया मेरे से। क्या चोरी पकड़ा हुई आपने? हाँ, उनकी गेट मैं दिख रहा था जी, वो मेरे से पता लग गया जी। मैंने इनकी रिपोर्ट कर दी इनकी।
वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। करीब एक टोकरा हमारे सामने ऐसे डॉक्यूमेंट्स का पड़ा है जो कि इस देश की हकीकत बयां कर रहा है। इस देश की हकीकत जो लोगों के सामने आनी चाहिए थी वह नहीं आ पाई। उसके लिए एक ऐसे शख्स हमारे साथ में हैं जो कि संघर्ष कर रहे हैं। आधी से ज़्यादा जिंदगी उस सच को सामने लाने में ख़त्म हो गई और उनके हाथ में ना कोई सम्मान है, ना कोई मान है, ना कोई नाम है। खुद का जो गांव था वह भी उजड़ गया। लेकिन अब इनके पास में क्या है? केवल एक यह कागज़ों का एक दुनिया, कागज़ों की दुनिया, कागज़ों का टोकरा भरा हुआ, जिसको हम लोग यह कह सकते हैं कि यह इनकी कमाई है। वजीर चंद सरोवा हमारे साथ में है। राखीगढ़ी जो विश्वविख्यात साइट है, RGR 1 से लेकर के RGR 7 तक के जितने भी टीले हैं, खुदाई हुई है इनके हाथों की, इनके सामने हुई है। और एक खास बात इसके अंदर यह भी है कि जो जितनी भी जो जानकारियां हैं या तो खोद जो शोधकर्ता थे उनको थी या फिर एक अकेले शख्स से थे जो कि वजीर चंद का नाम था। लेकिन गाँव में किसी कारण से वो जो एक किसी भी तरीके से वो एक पहचान नहीं बन पाई। लेकिन विदेशों में बहुत सारा नाम उछाला गया, भारतीय मीडिया ने इनको दरकिनार किया गया। सर, आपका मैं चैनल के अंदर स्वागत करूंगा और आप ये बताइए कि जैसे ये खुदाई जो हो रही थी ये कैसे मतलब शुरू हुई है? जो राखीगढ़ी की पहली खुदाई आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने की थी और वो डॉक्टर अमरेंद्र नाथ आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया में जो डायरेक्टर थे इंस्टीट्यूशन के, उनके द्वारा की गई थी। एक बात बताइए, जैसे कि मैं मतलब हम लोग गए, डॉक्टर साहब हमारे साथ में थे और प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ में थे। इंस्ट्रक्शन बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वैदिक बस्तियां यहाँ पर। ये क्या मामला था? ये तो आपके सामने ही था सब कुछ जब लिखा जा रहा था, वैदिक बस्तियां थी यहाँ पर। ऐसा है जी, जब हमने पहली बार यहाँ रिसर्च की, खुदाई की, तब यहाँ हड़प्पन सिविलाइजेशन के अवशेष मिले थे, हर्ली, मैचूर और लेट। और ये दृशदवती नदी के मोहल्ले पे खोजा गया था। कौन सी नदी थी? दृशदवती। दृशदवती दो सरस्वती की सहायक नदी थी। और एक जगह जब डॉक्टर अमरेंद्र नाथ जी खुदाई कर रहे थे तो एक मंच मिला था कटघरा। तो कटघरे में जो हमें हड्डियाँ मिली थी जिसमें सुअर की, गाय की, बकरे की, ऊँट की, और ये हैदराबाद की जो पैथोलॉजी लैब थी उसमें रिसर्च कराई थी। उसके अंदर पता चला कि ये जो हड्डियां ही नहीं जानवर। हाँ, तो वो नाथ जी ने ये बताया था भाई ये मंच है ना, ये इसमें कटघरा बना हुआ है और वो गाय को भी जो है बलि करते थे, गाय की बलि भी देते थे, बलि भी देते थे। तो उस खुदाई के अंदर किसी धर्म का कोई अवशेष नहीं था, जाति का अवशेष नहीं था। ये राखीगढ़ी की जो सभ्यता है ये उस समय की है जब सिर्फ मानव थे, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब 4700 साल पहले का जो आपके पास में कंकाल मिला है, उस टाइम पे जाति, धर्म, संप्रदाय इस तरीके का कोई नाम नहीं था। नहीं, कोई नाम नहीं था। उस टाइम तो रिसर्च के लिए देश विदेश से आर्कियोलॉजिस्ट आते थे और वो जो डॉक्टर नाथ जी स्पीच करते थे, सभी कहते थे भाई जब ये सिविलाइजेशन थी ना तो उस दौरान जो है ना कोई धर्म, जाति या कुछ नहीं था। और ये इस चीज़ को बताते थे। अच्छा, बाद में अब सुनने में आ रहा है कि अब जो सिंधे ने खुदाई करी, प्रोफेसर सिंधे ने, वो किसी राजनीतिक इतिहासकार बताते हैं उसको। तो राजनीतिक दबाव में वो कुछ का कुछ कह रहा है, ये पूरे गांव में, पूरे वर्ल्ड में, यहाँ तो पूरी दुनिया के पुरातत्ववेत्ता आते हैं। और आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि 117 जो साइंटिस्ट थे वर्ल्ड के, उनमें रिपोर्ट में जिसने इसका नाम दिया और कहा, उनमें से जो 92 जो चोटी के जो साइंटिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनने अपने आप को इस रिपोर्ट से जो है अलग हटा लिया। मतलब ये कहा भाई ये राजनीतिक रिपोर्ट है। मतलब शिंदे जो है एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, हाँ जी, उस रिपोर्ट के अंदर 117 आदमी होते हैं, हाँ जी, 92 ने उसका विरोध कर दिया। वो अलग रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो वो उनने ये कहा भाई इस रिपोर्ट से हम सहमत नहीं, इसमें राजनीतिक वो कर दिया, जो चीजें हम अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहते। मतलब झूठ है इस रिपोर्ट। हाँ, ऐसा बता दें। हाँ, और जो वो 25 आदमी रुके हैं ना,
उनमें कुछ तो इसके छात्र हैं जिनको हम सब लोग जानते हैं, स्टूडेंट थे, उनकी मजबूरी है। एक छात्र ने तो ये बताया, बोला जी हमने तो 10 तक करने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी डिग्री रोक लेगा ये आपके सामने बात हुई है? हाँ बिल्कुल है। वजीर साहब, हाँ बोले डिग्री रोक लेगा, बोले मेरी तो PhD की डिग्री इसका हाथ में है। मतलब मजबूर थे वो। हाँ वजीर साहब, हाँ जी, हम सिलसिलेवार जानना चाहते हैं। हाँ जी। आप राखी गढ़ी के अनुसंधान करता है। अब मेरे सामने जो कटिंग है, ये कटिंग 2000, ये 1995 का है, और एक अखबार में आपने विरासत को खतरा ऐसा एक कटिंग में आपने अपना अभिप्राय भी भेजा था। हाँ लेख भेजा था जी, मैंने लेख भेजा था। पता चल रहा है कि हाँ। आप इसके अनुसंधान करता है, आपने इसके बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जरा सिलसिलेवार बताएंगे कैसे आप पुरातत्व विभाग तक पहुंचे, अखबारों में कैसे सुर्खियां बनी, कैसे देश विदेश के लोग यहाँ आए, थोड़ा सिलसिलेवार बताएंगे तो लोगों को सही सही जानकारी होगी। सर ये कहानी तो बहुत लंबी है कि क्या था कि मैं यहीं पैदा हुआ, मेरे बाप पिताजी भी दादाजी भी, हमारी पुश्तैनी जगह है ये। मतलब आपका जन्म जो है राखी गढ़ी में जब हुआ, तब पहला जब कोई साक्ष्य मिला आपको खुदाई का, तब आप उस टाइम पे उम्र कितनी थी आपकी? तो क्या था जी, हम खेलने जाते थे वहाँ, और जो टीले थे उनके। हाँ टीले। जब बड़े हुए तो माँ बाप कह देते बेटा तो छुट्टी है, भैंस अपने पशु चुरा ले आओ। जब हम पशु चुराने के लिए टीलों पर जाते थे तो इसमें बड़ी बड़ी खंदक थी, और वो पानी के बहाव से जो है ना उस मिट्टी कटाव में उनमें जो है ना मिट्टी के खिलौने मिलते थे। और अब मैं हो गया 63 साल का। जब बच्चा था ना तब तो गांव में इतनी गरीबी थी और खिलौनों का इतना अभाव था, तो हमें खिलौने मिलते थे, हम घर लेके आते थे, बड़े खुश होते थे। तो मैंने जो है घर में बहुत खिलौने इकट्ठे कर रखे थे। मतलब सारे के सारे उन टीलों के अंदर से निकले थे? हाँ। कौन सा टीला था वो? ये RGR 2, 3 और 3 के अंदर से खिलौने मिलते थे। हाँ। मतलब कह सकते हैं कि वहां पर लोग रहे होंगे। तो फिर एक वो जो स्वामी जी आए थे, गुरुकुल जज्जर सेवामानंद जी सरस्वती जी, वो हम बच्चों ने जो है ना बोला भाई तुमने किसी को पेंसिल दे दी, किसी को शाही की पुड़िया दे दी, किसी को कायदा दे दिया, वो खिलौने लेके जाता था। और सभी बच्चे जो है उसको दे देते थे, क्यों गांव में उस दौरान इतने वो जागृति थी नहीं। और एक बार जो है ने एक आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर है RS बिष्ट जी, तो उसने हमें जागरूक किया, मेरे को दिल्ली लेके गए हुए, और दिल्ली दिखाया शिष्यों के अंदर जो है ना ये सामान रखा था। मतलब जो आपने खोजा वो आपको दिल्ली मिला? नहीं, वो दिल्ली लेके गए मेरे को, और उनने ये कहा भाई ये इस तरह की चीजें आपके गांव में मिलती? हाँ सर बिल्कुल है, मिलती हैं। बोले उनको आप जो है ना ये जो बाहर के लोग आते हैं नहीं, ये यहाँ से इकट्ठा करके बाजार में बेचे हैं, गांव का नाम खराब करें। ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है, सरकार को दो, गांव का नाम होगा, दनिये का भी नाम लिखा जाएगा यहाँ पे। तो उसके बाद जो है ने वो 1 सप्ताह तक मेरे को रखा वहाँ और घुमाया। तो जबकि मैं तो ग्रामीण था, हवाई चप्पल थी, कटे फटे कपड़े थे, जब उन्होंने कपड़े भी दिलाए, चप्पल जूते भी दिलाए, और कोई पूछता ये कौन है तो कहता ये मेरा बेटा है। तो उन्होंने मेरे को प्रोत्साहन दिया पहली बार। उस टाइम में जैसे अब आप वहाँ से दिल्ली से आते हैं तो मीडिया तक ये बात कैसे पहुंची? मीडिया तक क्या हुआ जी, फिर वहाँ जो सेमिनार हुए ना, तो सेमिनार हो तो राखी गढ़ी का जिक्र चला, तो राखी गढ़ी का जिक्र चला तो वो विदेशी लोग यहाँ आते, तो मैं उनको अपना सामान दिखा लाता था, देता नहीं था, सामान देता नहीं था। और फिर मैंने घर के अंदर जो है म्यूजियम बना लिया, वो म्यूजियम मेरा इतना पूरी दुनिया में फेमस हुआ। मतलब जब आपके पास में म्यूजियम था वो, हाँ, तब तक यहाँ पर कोई खुदाई नहीं चालू? नहीं हुई, बाद में। मतलब आपको मिलता रहा, आप लेकर के आते रहे, म्यूजियम बना लिया आपने? खुदाई के लिए तो मैंने रिक्वेस्ट की। मैं रिक्वेस्ट कहाँ से किया आपने? मैं रिक्वेस्ट कैसे करता था, मैंने पता तो दिल्ली से ले लिया था। उस टाइम 10 पैसे का कार्ड आता था, और 35 पैसे का एरा कार्ड आता था, वो लिखता था मैं। और उस टाइम 90 पैसे की रजिस्ट्री होती थी, रजिस्ट्री करना शुरू किया। फिर 1 रुपया 80 पैसे की रजिस्ट्री हो गई, मेरी सुनवाई नहीं हुई।
फिर एक बार जो है एक बुजुर्ग है जिसको मैं ताऊजी बोलता रहा, तो उसने, उनका नाम था, बाद में मेरा पटिया भाई जगमोहन जी है, मानव संसाधन विकास मंत्री। फिर उन्होंने रुचि ली जी, उन्होंने जो है ना गांव के लिए जो है म्यूजियम के लिए 16 करोड़ रुपए रखे और म्यूजियम की खुदाई का प्रावधान रखा, जो जगमोहन जी ने जो है और RS बिष्ट जी ने ये जो है पहला स्टेप उठवाया, मेरे से उठवाया। जो ये जो था, जो मतलब आपके पास में कुछ सामान रखा हुआ है, हाँ जी, आपसे कहा कि आप लोग ये सामान हैंड ओवर कर दो, आपके नाम से म्यूजियम बनेगा और 16 करोड़ रुपए की ग्रांट वहाँ पे दे दी। हाँ जी। तब खुदाई को शुरू हुए कितना टाइम हो गया था? उस टाइम तक खुदाई खुदाई नहीं हुई थी? नहीं, बाद में हुई वर्ष है। बताइए। वर्ष कितना था, कौन सा टाइम? ये लगभग ये जो है 80 के आसपास की बात 80 के है, आसपास। 1980 के बाद। 80 के आसपास की बात है, मेरे ठीक से याद नहीं है। जो 95 का आपके पास में एक ये है कि हाँ। बड़ा सा आपने मतलब एक छोटा सा लेख, विरासत को खतरा है, छोटा सा लेख दिया। हाँ, तो 95 में जब ये आपने दिया था, तब उस टाइम पे खुदाई कितने किलो की होगी थी? वो नहीं, ये दिख रहा नहीं, निकला था सरकार ने, भारत सरकार ने 95 तक भी नहीं? बिल्कुल निकला। ये तो मैं, ये देखो मैं इस तरह से रजिस्ट्रियाँ लिखी, ये अखबार को लिखा मैंने, और ये इस तरह अखबार को लिखा, ये रजिस्ट्रियाँ लिखी, और फिर बड़ी मुश्किल से सरकार के कान में जू रहेगी। पहले तो लोग कहते ये टिल्ला है, यहाँ कोई आना ही नहीं चाह रहा था। मतलब इसका तो मतलब ये हुआ कि आपने तो इसके अंदर पीछे मेहनत ही बहुत ज्यादा कर रखी है। मैं 10-12 साल का लग गया था जी, अब 63 साल के हो गए। 63 साल का हो गया। और जब मैं इस पर कामयाब हो गया, खुदाई करवा दी मैंने। और एक बार तो मैं गलती तक प्रोफेसर सिंह ने लिया, मैंने ये पता तो था नहीं, क्यों सरकारी अधिकारी तो अपनी AC छोड़कर, इतनी मोटी तनख्वाह छोड़कर गांव में नहीं आना चाह रहे थे। मैं इसको सिंध ने लिया है पूरा खुदाई खातर। अच्छा, इसने अपना बिजनेस और डाल का शुरू कर दिया। शिंदे के साथ में कैसे संपर्क हुआ आपका? सिंधे के साथ इस तरह संपर्क हुआ कि एक गर्गे जी थे, उन्होंने PhD करी थी पूना से। वो गर्गे जी यहाँ का छात्र रहा था और मेरा जानकार था, जब वो स्टूडेंट था, जब यहाँ खुदाई हुई तो इसने लेके आया, इन्होंने बोला ये मैं यहाँ PhD कर रहा हूँ, ये मेरे गाइड हैं और इनको कुछ बताओ। तो एक तेजस गर्गे जी, जो आजकल डायरेक्टर भी हैं आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में, उनने परिचय कराया था। और जब हमने ये इसने कहा मैं खुदाई करूँगा, ये तो बोले सरकारी अधिकारी तो आंदे नहीं, तो ये प्राइवेट था और ये आने की इच्छा थी। तो हम गए 2 बार, फिर एक बार पंचायत ने लेके गया, 10-12 आदमियों ने ले गए, इसको परमिशन दिलवा दी। अच्छा, फिर ये पता नहीं था जी ये बैठकी खाल में बैठिया है, इसने और तरिया कहानी गढ़ दी पीछे कमान के चक्कर में, और गांव की बदनामी मारेगी, मुझे ले गया हो, पीछे कमा गया हो। ये सारा काम शिंदे का किया हुआ है। ये गड़बड़ शिंदे करी और ये खुदाई तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने बेस्ट करी। नाथ जियों ने जो है ना ये बताया भाई यहाँ कोई धर्म नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा या कोई चीज नहीं निकली। और शिंदे क्या बता रहे हैं? वो तो नुका वैदिक सभ्यता है। नाथ साहब का रिपोर्ट मैंने पढ़ा है। नाथ साहब कह रहे हैं यहाँ जो सिविलाइजेशन है ये आर्य ब्राह्मण पूर्व की सभ्यता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनका जो कहना है ये अवैदिक सभ्यता है, ये इंडस हड़प्पन सभ्यता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनने तो ये भी क्या भाई वो रिसर्च कराई ना, तो गाय की हड्डी मिली थी। बोला ये जो वैदिक सभ्यता थी तो ये जो है गाय की हड्डी बलि एक कट करा था, बलि का जो RGR 2 पे है, हत्था बोलते हैं। हाँ, हत्था बोलते हैं। वो मंच बोला था, उसके 3 तरफ सीढ़ियाँ थी। बोला ऐसा नहीं होता, यहाँ तो किसी भी धर्म और जाति का कोई चिन्ह नहीं था। ये उस दौरान की जो है धर्म जाति तो तब आज मिली जब लोहे का आविष्कार हो गया। अब एक द्रविडियन सभ्यता थी, मूल निवासियों की सभ्यता थी। नाथ साहब ने, हाँ, नाथ साहब ने तो कहा भाई ये जो मौलिक लोग थे जो द्रविडियन है, जिनको आजकल इसमें आर्कियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी की भाषा में इरुला ट्राइब बोलते हैं। अभी मेरा दूसरा सवाल है आपसे। नाथ साहब का ये रिपोर्ट भारत सरकार ने प्रकाशित किया गया है जो ये सिद्ध करता है ये अवैदिक सभ्यता थी। हाँ, फिर शिंदे की एंट्री कौन से साल हुई? शिंदे 2003 में मैं लेके आया था। जब कैसे लेके आया उनको?
उसने मैं लेके आया। वो सिंधे जब यहाँ एक दो बार यहाँ आते रहे, उन्होंने कहा भाई मैं खुदाई करना चाहता हूँ, सरकार परमिशन नहीं दी, आप परमिशन दिलवा के लाओ। तो हम गए परमिशन। ए के सिन्हा जी ने बोले, ए के सिन्हा जी उस टाइम मोनूमेंट के इंचार्ज थे पूरे इंडिया के, उनने कहा इस मास्टर ने कि मैं अंदा जानदा तो है नहीं, मैं कैसे दे दूँ, मैं आपको तो देश को हूँ। तो फिर मतलब शिंदे के बारे में बता दें, इनको कुछ आता जाता तो हाँ कुछ ईमानदार नहीं है। हाँ तो फिर हमें जो है गए माँ जी दे दो रहे, तो सरकारी अफसर तो आना नहीं चाहते। और ये जो है बाद में बेरा पटिया भाई इंटरनेशनल गैंग के लिए काम करे, एक बेन जेफ्स नाम एक अंग्रेज ने पकड़ रहा था इंग्लैंड का ना, वो फिर बाद में मैंने कह के पकड़वाया, फिर दबवाया। इसने तो मेरा रिपोर्ट में नाम भी नहीं दिया सिंधे ने, जबकि सारा किया कुछ आपका हाँ है। मैं तो ये गलती इसकी मानना हूँ भारत सरकार के आर्कियोलॉजी विभाग की, भाई ये प्राइवेट और नौ सखी आदमी ने परमिशन देती क्यों है? डेक्कन कॉलेज हाँ। जो है ESID करने की बजाय एक डेक्कन कॉलेज के प्राइवेट आदमी को प्राइवेट आदमी को क्यों दिया? क्यों दे रही है? हमने तो ये सवाल उठाया। बहुत गंभीर मामला सामने लाया है कि यहाँ जो चीजें मिलती थी इस खोदते थे और बेचते थे, तो ये लोग करते थे, इसमें शिंदे का हाथ था क्या? देखो सर मैं बताऊं, मैंने तो इन पे एक रेड गिराई थी इन पे कि हाँ अच्छा इस बार में इसने मेरे से बोलना चलना और करना बंद कर दिया। फिर ये इतना सातिर आदमी है जो मेरे घर में म्यूजियम था नहीं, जो सारा रिकॉर्ड में था, तो एक गैंग ने मेरे को अगवा कर लिया था, उठा के ले गए। मैंने फिर भी कौन दिया, फिर भी उस मैंने हरियाणा गवर्नमेंट को डोनेट कराया, खेमका जियों को, और जिसमें ये खट्टर साहब मुख्यमंत्री, और जब डोनेट किया तो आर्कियोलॉजी हरियाणा के डायरेक्टर थे, SDM साहब के थे, तहसीलदार थे, BDO थे, सबके सामने एक एक चीज़ दिया। और फिर हमने जो है इस कंपनी को, सिंध एंड कंपनी को, भाई ये दोबारा टेक ना करा दे, तो एक बड़े अधिकारी थे जो हरियाणा गवर्नमेंट के थे, तो उनने ये कहा भाई ये तो आपको तो फिर नुकसान पहुंचा देंगे, विजयवर्धन है जी। तो उन्होंने फिर एक फेक न्यूज लगवाई, भाई वो गन की नोक पर सामान लूट कर ले गए, तब मेरी जान बची। शिंदे की और क्या खासियत है, जैसा आप बोल रहे थे, जो रिपोर्ट अभी हाल ही के दिनों में आया 2019 में, जिसमें कई देशों के साइंटिस्ट थे, उस रिपोर्ट में कहीं पर भी ये लिखा नहीं है कि ब्राह्मण यहाँ के हैं, मगर रिपोर्ट के बाहर जाकर शिंदे बोल रहे हैं कि ये आर्यन सभ्यता है, ये वैदिक सभ्यता है। यानी नाथ साहब का एक खोज ठीक है और DNA रिपोर्ट, हाँ। शिंदे कोई साइंटिस्ट नहीं है, हाँ। और उस रिपोर्ट में उसका कोई योगदान नहीं है, मगर रिपोर्ट के बाहर जाकर ब्राह्मण के समर्थन में शिंदे बोल रहे हैं। आप मैं एक बात कहना चाहूँगी, शिंदे आर्कियोलॉजिस्ट है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं, मानव शरीर संरचना का कोई ज्ञान नहीं है, ना कोई बायोलॉजिस्ट है वो। तो उसने एक बयान दिया था जी मराठी दर्पण में इस रिपोर्ट से आने से पहले, भाई मेरे पे बहुत ज्यादा दबाव है, ये कहते हैं भाई रिपोर्ट में ऐसा लिखो ऐसा लिखो। 1.5 साल हो गया रिपोर्ट छपी पड़ी है, और मैं जो रिपोर्ट छापूँ तो मेरे खतरा है, नहीं छापू हूँ तो वो कहते हैं हमें खतरा है। तो मैं सस्पेंस में हूँ, इस रिपोर्ट में छापूँ नहीं छापूँ, और ये मेरे पे इतना दबाव है कि रात को नींद भी नहीं आती। ये मराठी दर्पण में छपा था जी, उसके बाद फिर ये रिपोर्ट आई। ये जो बयान है सारे शिंदे साहब के हैं, मराठी दर्पण पर इसके बयान हैं। एक जैसे ये दिन आप अभी 2018 का ये इंडिया टुडे का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में जो छापा गया है ब्राह्मण विधि से लिखा हुआ है। देखो ये रिपोर्ट जो है ने, वो नीरज राय जो थे ने, उसने यारी दोस्ती में भाईचारा में रिपोर्ट दी थी आपको। हाँ वो दी थी, मैंने उसको दे दी काई फ्रांसिस को, वो अरे गांव में फोटोस्टेट मशीन थी। काई फ्रांसिस को मैंने जरा दर्शकों को बताएंगे। वो एक अंग्रेज है जी, पत्रकार है वो। अच्छा उसने जो है ये छाप दी जी, ये रिपोर्ट उसने इसमें इंडिया टुडे में छाप दी। दिखाओ इसका से। हाँ, और फिर इसकी
इसने फिर इस रिपोर्ट पर वो ये रिपोर्ट उसने कहा पर नीरज राय ने दी है। इसने दोस्त ने नीरज राय पर नुबलिया पर तेरा रिपोर्ट देने का वो नहीं था, 10 करोड़ रुपये तेरा फाइन लगेगा था ना, वो मारा, वो तोड़ दिया, बॉन्ड भरा था। वो फिर नीरज राय ने कहा भाई मैं तो 4 साल हो गए नौकरी, गरीब घर का नौकरी करूँ, भूखे मर जाएंगे परिवार के और। तो जी फिर यो इसमें सरकार ने रुचि ली, सरकार ने इस रिपोर्ट को राजनीतिक बना दिया जी, जो सच्चाई नहीं है नी। वो सरकार ने अपने वोट बैंक के लिए इन 2 आदमियों को फिर एक किराए पर ले लिया एक प्रकार से। एक यानी उनको ब्लैकमेल करके हाँ जी। नीरज राय को भी शिंदे के साथ किराए पर लेकर इस्तेमाल किया। हाँ बस अभी हमारे पास में 2 रिपोर्ट्स हैं। हाँ जी। एक फ्रंटलाइन की 2014 की है, हाँ। एक 2018 की है। हाँ जी। 18 में बताया जा रहा है कि जो आर्य जो थे वो बाहर से आए थे, आक्रांता थे। हाँ जी। 2014 की रिपोर्ट में क्या बता रखा है, जो कि आपके सामने है ये? देखो जी, पहले तो रिपोर्ट आई है ओरिजिनल। 2014 की अच्छा, फिर 2018। अच्छा, फिर जो है नहीं, फिर इन राजनीतिक दबाव के बाद उसने खुद शिंदे ने बात मान लिया, तो उसमें पंजाब मराठी दर्पण में भाई मैं न तो ये बदलनी पड़ेगी, फिर इन्हें बदल दी और उसका फायदा इन्हें ले लिया। मतलब आप पूरे जोर से बता रहे हैं कि रिपोर्ट के अंदर शिंदे ने गड़बड़ की है। गड़बड़ की रिपोर्ट नहीं आई। बताओ जी, जो दिशा करेगा भुगतेगा। सरकारें सदा स्थायी नहीं रहती, सरकारें आती जाती रहती हैं। बाद में इतिहास इनको इतिहास का गद्दार भी बताया जाएगा। अब तो लोग नहीं बोल रहे, दबाव है। अब बता रहे हैं अमरेंद्र नाथ जो है वह बता रहे हैं कि ये पूर्व वैदिक सभ्यता है, मतलब वैदिक काल से पहले की। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, सभी कहते शिंदे हैं। ने गड़बड़ कर दी ना यहाँ पे। एक बात बताओ जी, शिंदे ने खुद माना भाई मैं दबाव में हूँ, कुछ भी कह सकूँ। खुद वो मराठी दर्पण में उसका बयान देख लो आप। कोई डेट वगैरह है? एक जिज्ञासावश मुझे आपको सवाल पूछना हाँ है, जी। जो विभिन्न कंकाल मिले हैं, हाँ जी। तो उनके सिर जो होते थे हाँ जी। वो कौन सी दिशा में थे? वो जो यहाँ कंकाल मिले ना, उसके उत्तर की दिशा में तो सिर होते थे और दक्षिण की तरफ पैर होते थे, लेकिन उनमें एक विशेषता होती थी। विशेषता क्या होती थी? सिर के तरफ बर्तन होते थे, उस उन बर्तनों में उस टाइम का कुछ खाना पीना दाना वगैरह होता था, दही, खिचड़ी, दलिया, शहद वगैरह रखते थे। उनकी ये सोचती पर हमारा प्रियजन दूर की लंबी यात्रा जा रहा है और रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो खाना खा लेगा। मतलब जो बर्तन जो थे आपने उस टाइम बताया था कि जो बर्तनों की जो संख्या होती थी, क्योंकि 5 बर्तन भी उसके अंदर मिले, 11-12 वो तो परिवार की आर्थिक संपन्नता को दिखाता है वो। हाँ, बस जो ज्यादा संपन्न होता, ज्यादा खाने के बर्तन टेक देता, थोड़ा गरीब हुआ था कम टेक देता। और एक आपको एक विशेष बात और बताऊं, उस दौरान खुदाई में घरों में जो है दीवारों के अंदर, जिसको ताक बोलते हैं, ताक हरियाणा में ताक बोलते हैं, या इसको अंग्रेजी आड़े या अंग्रेजी में अलमारी बोलते हैं। उनके अंदर वो गोबलेट लोटे मिले हैं, अवशेष मिले उनके अंदर, लोटे मिले हैं। उन लोटिया में जो है ना, वो उन अपने प्रियजनों की अस्थियां रखी हैं। जब कोई प्रियजन कि वो जो प्रिय वस्तु जो है ना, वो घर में रखते थे अपने प्रियजनों का मान सम्मान। हाँ, और आजकल क्या है कि उसने गंगा में बहाते हैं या फूकते हैं उसकी प्रिय वस्तुएं। उनका ये मानना है इसकी प्रिय वस्तु होंगी तो ये भूत प्रेत बन के न और घर में आवेगा। तो ये पुरातत्व विज्ञानी कहते हैं भाई ये अवस्था तो आर्यन लेके आए थे, पहले ऐसी अवस्था नहीं थी। पहले प्रियजनों की चीजें और उनकी यादें संजा के घरों में रखते थे। फिर ये जब आर्य आए ना, उसके बाद ये शव को जलाने की प्रथा और ये अस्थियां वगैरह को गंगा में बहाने की प्रथा तब आई। एक बात और भी थी, आपने उस टाइम पे भी जिक्र किया था, जो कपड़े, जो अनसिले कपड़े जो थे, सिले हुए कपड़े थे, इसके अंदर क्या डिफरेंस था? जैसे कि आज हरियाणा के अंदर, राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर पगड़ी डालते हैं, खंडवा डालते हैं, धोती डालते हैं, साड़ी पहनते हैं, पोशाक कैसा वो क्या था उस जमाने में? क्या कुछ आपके सामने आया? देखो जी, यहाँ मिट्टी के जो खिलौने मिले हैं या बर्तन मिले हैं, वो जब वो गिल्ली थे नहीं, उन रखे वो कपड़े पे रखे ना, तो कपड़े की छाप होगी उन पर। और कई तो उन ठप्पे मिले हैं जो कपड़े को रंगने का, ठापने का काम करते थे। तो
पुरातत्व विज्ञानी देसी विदेशी या रिसर्च करने वाले, तो यही अर्धोन पर उकेरी गई है, मिट्टी के बर्तनों पर जो चीज़ें उकेरी गई, डिजाइन उकेरे गए, तो वो कहते हैं कि वो लोग सीधा कपड़ा डालते थे, जैसे साड़ी होगी, धोती होगी या खंडुआ हो गया। हरियाणा में आज भी, हरियाणा पंजाब राजस्थान में जो है ना, और आदिवासी लोग हैं जो भारत में हैं, वो आज भी बगैर सिले हुए कपड़े डालते हैं। एक बात बताता हूँ मैं, जैसे कि ब्लाउज जो है ना, ब्लाउज हमारे इंडिया के अंदर अंग्रेज लेकर के आए हैं, और आज भी अगर हम लोग आदिवासी इलाकों में जाते हैं तो हम लोगों को वहाँ पर ब्लाउज नहीं मिलता, वो सीधा कपड़ा ही डालते हैं आज भी। वहाँ से कुछ मैच कर सकते हैं हम लोग जो वो है। एक बात बताऊं जी, मैं वहाँ सिलाई मशीन का उन्ना कर लिया, उससे पहले तो यहाँ जो है कपड़े का या उसकी हड्डियों की सुइयां मिली हैं, हड्डियों की सुइयां मिली हैं। किसकी हड्डियां हो सकती है? मछली की? वो मछली कोई भी बड़ी जांग की बड़ी हड्डी की, कोई पत्थर पे घिसको वो बनाई थी, किसी भी जानवर की हो सका सख्त हड्डी। तो या जो गागरा पहनते हैं नहीं, उसको गागरा बोलते हैं, और अंग्रेजी में उसको वो ब्लाउज बोलते हैं, हमने सिलाई मशीन से बना लिया था, पेटीकोट। तो उन्हें दामन बोल रहे हैं उसने, या लहंगा बोल रहे हैं, ये तो पहले का पहरावा है। मतलब जैसे वो जो दामन जो होता है ना, वो भी तो मतलब सीधा कपड़ा ही होता है। हाँ, सीधा एक कपड़ा हो। उसको क्या होता है कि दामन को यूं लपेट के और उसके अंदर एक नाड़ा डाल दो, दामन हो गया। आपने एक बात बताई कि इंडियन जो मीडिया थी, दलाल मीडिया जिसको गोदी मीडिया बोलते हैं, उसने आपको तवज्जो नहीं दी, आपकी लाइन नहीं छापी। सांझ ही एक पत्रिका आती है, वह मेरे सामने पड़ी हुई है, इसने क्या कुछ लिखा है? जो ये पत्रिका है नहीं, इनने तो ये लिखा हुआ खोज का श्रेय मेरे को भी दिया है, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि पत्रकार पहले मैं विदेश में फेमस हुआ, इंडिया में नहीं होया। इंडिया में क्यों नहीं होया कि मैं एक ऐसी जाति से संबंध रखता था जिसे ये लोग नफरत करते हैं। जाति की दुर्भावना भारत में, तो आपने क्या महसूस किया? आपके साथ एक्चुअली हुआ क्या है कि जो जाति की दुर्भावना के कारण हम लोग गुलाम हुए। गुलाम क्यों हुए? हम जातियां ना होती तो हम इकट्ठे होकर विदेशियों से झगड़ा लड़ते, टक्कर लेते, और हम जीत जाते, विदेशी भाग जाते। तो ये क्या हुआ कि जब विदेशी लोग आए ना, जो ईरान से, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, ईरान में एक जांग्रोस पर्वत है, जांग्रोस पर्वत है, वो सिंधे ने, प्रोफेसर सिंधे ने उसमें डीएनए रिपोर्ट रखी गई, डीएनए में भी ये मेंशन किया है। वहाँ की जो गुफाएं है ना, गुफाएं के अंदर जो है ना, जो हड्डियों के अवशेष मिले, उनका डीएनए मिला, और जो पत्थर के ऊपर रॉक पेंटिंग मिली, ये रॉक पेंटिंग पे एक वेदिका में वो आहुति डालते हुए मिले हैं, और उन हड्डियों में जो डीएनए मिला है ना, वो R1A1 है। तो इसलिए ईरान के लिटरेचर में आज भी पढ़ा जा है, वह जो सबसे पहले एक वेदिका में आहुति ईरान में डली, वहाँ के लिटरेचर में देख लो ये तो। और वहाँ एक सरमानिया नाम का प्रांत है, वहाँ ही जांग्रोस पर्वत है। तो वहाँ से जो लोग आए नहीं, तो उसकी याद में आज अपने नाम के पीछे झा लगाते हैं, या जा लगाते हैं, जांग्रोस है। और आप देखिए वहाँ जांग्रोस है, अफगानिस्तान में झंग है, पाकिस्तान में भी झांग है, और मंगोलिया में झियांग है। ये किस चीज़ को दर्शाता है? वो जो लोग वहाँ से माइग्रेट होकर वहाँ तक गए ना, तो उन्होंने अपने स्थान का नाम जो है ना वहाँ प्रांतों के रूप में दिया। जैसे हमारा हिमालय पूर्वोत्तर में हिमालय का आदर से नाम लेते हैं, तो वो झा नाम और जंग पर जैसे आओजा, टूटे जा, फूटे जा, ये लगाते हैं, अपना निकास बताते कि हम लोग वहाँ से आए हैं। जिस नाम के पीछे जा लगा है ना, वो गर्व से अपने आप को जांगी, यानी मैं जांग्रोस पर्वत से आया हूँ, ये दर्शाता है। जो कि ईरान में है, ईरान में है, सरमानिया नामक स्थान पे है। आपके साथ जो जाति, आपका जो खोज है, आपने जो डेडिकेशनली काम किया, बचपन से आपने इस विरासत को, धरोहर को संभाल के रखा, मगर आपके साथ जाति उत्पीड़न कहाँ से हुआ? जाति उत्पीड़न तो एक गांव है, यहाँ अनपढ़ लोग संत कम पढ़े लिखे हैं, तो मेरे दो रही हैं जो विदेशी ज़्यादा आ कर दे, तो वो नुकंदे भाई इस दौर है, मेरी जाति
का नाम लेकर इस दो के करो बकाओ सो। अच्छा फिर पुलिस उनका लठ मार दी, नुकंदे भाई वो गांव तो जट्टा का या बामणा का, और बोला इसकी इज्जत करें हैं। तो फिर वो गांव वाले विरोध कर दे, धरना बैठ दे, लड़ाई झगड़ा कर दे, मेरी रिपोर्ट कर दे। मैं सरकार ने सम्मानित करने के लिए 2-3 बार प्रयास किया। एक बार तो राष्ट्रपति जी ने किया, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कानून दिया, न बोला ये म्यूजियम जो है मेरे पिताजी का नाम से बनना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री, हाँ पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो रोहतक के थे, बोला वहाँ म्यूजियम बनेगा, उनका नाम तक बनेगा। फिर मैं उल्टा जी वो, मगर खोजबीन तो आपने किया ना? मैं विकास भवन पहुंच गया जी दिल्ली, माजी उन्होंने कवच है उस, इसने मेरी फाइल रोक ली, मैंने बड़ा म्यूजियम ने बन दिया जी रोहतक। मैं तो हमेशा ये जातिगत उसका होया, ये इंडिया का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जाति भेद होना, इस करके ये देश पिछड़ा है। जिक्र कर रहे थे सोशल मीडिया ये में, एक आदमी आए थे आपके पास में और वो पत्रकार थे। हाँ जी, यहाँ पर आकर के वह कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पर गया, मतलब मेरे सामने उनका लेख आया है, हाँ तो क्योंकि हम लोग राखी गढ़ी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो वह लिख रहे हैं कि उसने कहा, मतलब उसने कि कहीं से किसी पूछा, हाँ तो उन्होंने कहा कि उसने कहा कि वजीर चमार है, हाँ उसे कुछ नहीं आता, वह लोग बेवकूफ बनाता है। मैंने चारपाई पर लेटे उस आदमी से वजीर का पता पूछा था, मतलब जो वहाँ पर आए थे। हाँ जी, हाँ जी, आज दिन उसने, मैं बोलने वाला था कि बरसों से ब्राह्मणों ने लोगों को बेवकूफ बनाया, चमार पहला मिला है जो बेवकूफ बना रहा है। और ऐसी वह जब आगे चलता गया तब वह किस तरह बढ़ा, जिधर बस्ती खत्म होती गई उधर, जिधर घरों की दीवारें छोटी हो जाती हैं, जिधर दीवारों के ऊपर प्लास्टर पेंट नहीं होते, जिधर गलियां संकरी हो जाती हैं, वहाँ पर बहती नाली को सड़क कहा जाता है और गली कहा जाता है। पूरे गांव के कूड़े का ढेर इधर होता है। वे गांव में कूड़े के ढेर से थे और कई गलियों नालियों गुजरते हुए उनके घर पर पहुंचा। दरवाजे के बाहर बुद्ध अम्बेडकर की तस्वीर लगी हुई थी। ऐसा एक दुखद वृतांत तो उसने अपने लेख के अंदर लिखा है। तो ऐसा लग रहा है कि जो गांव के अंदर जो था, एक चाहे वो अनपढ़ता से हो, अशिक्षा से हो, तो जाति को महत्व दे रहे थे वो। आप इससे क्या समझते हैं? देखो जी, भारत का गुलामी का और पिछड़ापन का जाति व्यवस्था ही कारण है। अगर जाति नहीं होती तो कितने, मेरे पास बचपन से मैं छोटा था, विदेशी लोग आते हैं, तो जब विदेशी लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं भाई हमने गांव में आपके बारे में पूछा या नेट पे पढ़ा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या वेल्स यूनिवर्सिटी में आपके नाम की स्पीच हमने सुनी थी, तो यहाँ लोग आपको गाली दे हैं, कहते हैं वो बुद्धि गाली दे हैं, क्या कारण है? मैं बोला जी वर्ण व्यवस्था है, मैं छोटी जाति से हूँ, ये जाति है या नस्लीय भेदभाव है। तो नस्लीय भेदभाव दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे सामने एक मुद्दा है कि जो आपने म्यूजियम बनाया था, वो आपने सुरक्षित रखा। हाँ जी, मगर जब आपने इसको सूची बनाकर हैंडओवर किया, हाँ जी, तो उन्होंने आपको कोई लिखित में दिया? हाँ, उन्होंने जी मेरे को रसीद दी है जी। हाँ। और जिसमें जो है ना जी, ये चीजें हमको मिली। हाँ, ये चीज़ें हमको मिली। वो SDM हांसी, तहसीलदार नारनौंद, BDO नारनौंद और धर्मपाल पंच लिख, हाँ, वो दोनों गांव के सरपंच पंच और बड़े अधिकारी थे, उनके सामने मैंने एक एक चीज़ दी। और मगर ये कोई सरकारी स्टैम्प या उनका कोई रिकॉर्ड्स ऐसा नहीं है, केवल कोरे कागज पर कर लिया? सर क्या था जी, ये एक एक कॉपी जो है DC को, उस SDM को गई, तहसीलदार को गई, पटवारी को गई, सरपंचों को गई, मेंबर जितने भी हम थे सबको एक एक कॉपी। तो आपके नाम से म्यूजियम बनने, वो नाम आपसे नाम से बने? हाँ, तो उन्होंने ये वादा कराया था जी हरियाणा सरकार ने कि हम आपके नाम से म्यूजियम बनाएंगे। और ये कैसे किया था उन लोगों ने कि जो खेमका जी है नहीं, ईमानदार अफसर है खेमका जी, अशोक खेमका जी, जब इन रिपोर्ट भेजी हरियाणा सरकार ने, भाई मेरी रिपोर्ट पर कार्य होया, भाई ये म्यूजियम बनाया जाए, तो उन्होंने कहा भाई हरियाणा गवर्नमेंट के पास कोई राखी गढ़ी का सामान नहीं है, म्यूजियम पर साइन नहीं करूँगा मैं। तो फिर क्या हुआ कि म्यूजियम पर साइन न होने के कारण खेमका जी खुद आए, उनने कहा कि अगर ये आप ये सामान दे दो ना तो
तो मैं इस फाइल पर दस्तखत कर दूं। मैं बोला जी म्यूजियम बनना चाहिए। 2004 में भी ये कौन बना था। भारत सरकार ने 16 करोड़ रुपए दिए थे, राष्ट्रपति ने अधिसूचना जारी कर दी थी, फिर भी म्यूजियम नहीं बना उधर। मैं बोला मेरी फाइल नहीं रुकेगी। तो मैंने फिर जो है खेमका जी और मुख्यमंत्री खट्टर जी, मनोहर लाल खट्टर जियों के कहने पे, और इनके OSD थे कैप्टन भूपेंद्र जी, उनके कहने पे डोनेट कर दिया और उन्होंने कहा भाई ये म्यूजियम आपके नाम से बनेगा। और अब राजनीति जो है ना जी, कुछ का भी कुछ कर सके है। आपने वो चीजें हैंडओवर कर लिया। हाँ जी। वो साल कौन सा है? इस पर डेट लिखी हुई मेरे भूल लग गए जी, मेरे दौरे पड़ लिए 2-3 और मैं भूल जी हूँ जी। नहीं कोई बात नहीं। हाँ जी। आपने 2000 ये पीछे डेट है जी इसमें। हाँ जी। 2000 हाँ जी। और 14 को आपने 2014 को हैंडओवर कर लिया। हाँ। इसके बावजूद CBI के भी आपको खत है, ऐसा मैंने देखा। क्या मामला है वो क्या हुआ जी, वो ये जातिगत दुर्भावना है जी। हाँ। तो फिर इन लोगों ने क्या कराया जी, ये दिखाऊंगा जी, मैं अपना लेटर दिखाऊंगा। क्या जी, इस मेरे सामान पर तस्करों की नज़र थी और उन तस्करों को जो है ना जी, मैं ही यहाँ लेके आया था खुदाई के बहाने। उन लोगों ने क्या कराया कि उन्होंने सोचा भाई ये तो बहुत कीमती चीज़ रख रहा है, तो उन लोगों ने ही फिर बाद में वो जब सरकार को मैंने डोनेट कर दिया तो गांव वाले को उनको बका दिया भाई ये सामान बेच गया। तो जबकि बेचने से आपने बचाया था उसको। बचाया था, मैं तो चोरी से बचाया था। और मैंने तो जिनने मेरी शिकायत करी थी नहीं उनको भी पकड़वाया था और उनकी मैंने रद्द करवाई, उनकी परमिशन, खुदाई की परमिशन मैंने बंद करवाई। बाद में मेरा पटा भाई ये तो गलत काम करने वाले हैं, ये इतिहासकार नहीं है, तो उनकी परमिशन भी मैंने रद्द करवाई। वो उन लोगों ने क्या किया, नेट पे बेच दिया मेरा विदेश में और मैं अगवा कर लिया। तो फिर विजयवर्धन जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो यहाँ आते जाते रहते थे, मैंने उनसे संपर्क साधा और फिर हमने जो है हरियाणा सरकार ने फेक न्यूज़ लगाई, गन के नोक पर ये सामान लुटेरे ले गए, जब जाके मेरी जान बची। एक ये बड़ा खुलासा आपकी तरफ से। इसमें हाँ जी। CBI ने क्या लेटरबाजी किया था? तो फिर उन लोगों ने जो है उनने सोचा भाई ये सामान तो तार तक गया दिया नहीं, तो उनने फिर वो गांव वाले पर दारू पे आएगा ना, वो मेरी CBI जांच बुलाई, वो बेच गया। और जबकि वो सरकार के रिकॉर्ड में है, आज भी है CBI ने, एक मिनट जी, वो रिकॉर्ड में है। तो फिर वो CBI का मेरे पास लेटर आया और फिर लेटर आया तो मैंने उसका जवाब भी दिया जी। पूरा पेज ये देखो जी, 36 पेज में पूरा रिकॉर्ड लगाया मैंने, पूरा रिकॉर्ड भाई, उस पूरा रिकॉर्ड 36 पेज का लगाया। फिर उन्होंने सॉरी मांगी भाई, उन्होंने मिसगाइड कर दिया, आप मान आने का दावा कर दो उन पर। मैंने कहा जी मैं तो गरीब आदमी से गांव का हूँ, कड़क कोटाएँ तारीख काटूंगा, मैं जी चुप रह गया। फिर लेकिन हमने और CBI की रिपोर्ट ने मिलकर ने उनकी वो जो है उनका वो लाइसेंस रद्द करा दिया, वो खुदाई नहीं होगी आगे। ये प्राइवेट आदमी जो है ना, ये खुद चोर हैं, खुद और बेचो। हाँ, खुद बेचो और करो। फिर मैं प्राइवेट आदमी को इतने महत्वपूर्ण की जो है ना खुदाई की परमिशन नहीं दी। करना चाहिए SI को, करना चाहिए, अब करना चाहिए भारत सरकार को SI को, और करवाने किसी और से ठेके। हाँ, ये प्राइवेट नहीं, ये बिजनेसमैन है। हम उस मुद्दे पर आएंगे। फिर बाद में 2013 में पंजाब और हरियाणा के सम्मानीय हाईकोर्ट भी आपके पास आए थे। वो क्या हुआ जी, फिर मेरे ऊपर ये क्या है ना दमन शुरू कर दिया। तो इन केस करवा दिए भाई, वो गांव वाले बका दिए भाई, वो गांव उठेगा तारे मकान पढ़ेंगे। तो गांव के लोगों के टुकड़े बनावा, 5-5, 7-7 आदमी के हाईकोर्ट में रिट डलवा दें सटे की। और उसमें जो है मेरा भी थोड़ा बहुत गुणगान कर दें उसमें। तो साउथ के जज थे जेम्स एस पॉल जी, वो बड़े विद्वान आदमी थे। वो उनने सोचा भाई ये राखी गढ़ी जो है ना बहुत बड़ी सभ्यता है, हड़प्पा से भी पुरानी और विश्व की सबसे बड़ी हड़प्पन सभ्यता है। वो खुद साइट पर घूमन आए और उन्होंने जो है सारे वो जो है रिपोर्ट जो है डिसमिस कर दी, सारे कोर्ट केस। और वो मेरी
तारीख में जो है 2 लाइन भी लिख के गए। जो जज साहब थे। हाँ, जज साहब थे हाई क्या कोर्ट लिखा के। है जरा पढ़ के बताएंगे? ये आपको पढ़ो मैं चश्मा बिना थोड़ा। It was really interesting to know that an individual, Sri Wazir Chand, talks lot of interest in demonstrating the Harappan culture, art. हाथ से लिखा हुआ है ना। His enthusiasm is ground remarkable. My stands with him. मतलब बताया जा रहा है कि जो राखी गढ़ी के जो वजीर चंद जी हैं, ये एक ज़्यादा इंटरेस्टिंग आदमी है और यह उस टाइम के मुख्य दर्शक भी रहे हैं जो वहाँ पर जो कुछ घटित होता है, ये सब कुछ जस्टिस जज साहब लिख कर गए हैं। मुद्दा ये है कि जो चीजें आपने हैंडओवर कर दी, जो जिसको आपने संकलित किया था, संग्रह किया था, जिसका जतन किया था, तो आप दर्शकों को उसका थोड़ा वर्णन करके बताइए वो क्या क्या चीज है। मतलब ये लिस्ट पड़ी है इसके अंदर क्या क्या था ये। उनके नहीं, मेरे याद भी है। वर्णन करके बताइए। आप वैसे ही बताइए। जो मेरे पास जो मेरे म्यूजियम में वो बेहतरीन चीजें थी जो नेशनल म्यूजियम में भी नहीं थी। जैसे गर्दन हिलाने वाला बैल, मतलब मूविंग बुल, जो उन लोगों का ये मानना है पुरातत्व विज्ञानियों का, वे आज से जो है न हजारों साल पहले, लगभग 700 साल 1000 साल पहले भी जो है न बच्चे ऐसे खिलौने से खेलते थे जो गर्दन हिलाते थे। और कुछ ऐसे जानवर भी मिले जिनके पैरों के अंदर छेद थे और उनके अंदर उनका ये मानना था यहाँ व्हील भी पहिए भी मिले हैं मिट्टी के, भाई उनके अंदर जो है वो पहिए लगा देते थे और गर्दन के तरफ वो छेद था उसमें धागा बांधते थे। बच्चा ऐसे पहिए वाले खिलौने से जो खेलता हूँ टायर की खोज हो सकी, जैसे वहाँ चाइनीज खिलौना है। हाँ, जैसे कुत्ता है, भेड़ है, बकरी है, तो या भैंस या भैंसा है, तो वो बच्चे के साथ साथ चलता था, उसे डोरी खींचता था। आज भी है वैसे खिलौने, जैसे ट्रैक्टर हो गया। मिट्टी के थे, अब तो प्लास्टिक के आगे। तो पुरातत्व विज्ञानी तो ये कहते हैं कि वह उस दौरान भी बच्चे जो है इतने लक्की थे कि जैसे आज के खिलौने हैं आधुनिक, ऐसे खिलौने से खेलते थे। मतलब हम लोग ये कह रहे हैं कि 5000 साल पहले जब यहाँ पर कोई धर्म नहीं था उस टाइम पे खिलौनों के अंदर टायर आ चुके थे। हाँ, यहाँ पहिए मिले हैं जी, पहिए मिले हैं। और वो तो लोग जो है न बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करी थी उन लोगों ने, हमने तो नकल करी है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहाँ सील और सीलिंग मिली हैं जो पत्थर पे लिपि उकेरी गई है और जानवरों की आकृतियाँ, जबकि कागज नहीं था। वो एक चीज़ दूसरी चीज़ देते थे तो मिट्टी पे वो लगाते थे। यानी अर्पण लोगों ने जो है लिपि का ज्ञान, शिक्षा का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। सबसे पहले पढ़ना लिखना अर्पण लोगों ने ही दुनिया में निर्माण किया, प्रकाशित किया। ये जो राखी गढ़ी की खुदाई में अवशेष में ऐसा मिले हैं। एक शेड ऐसा मिला था, हाँ जी, जो आपने ASI को भेजा भी था। हाँ जी, उसके ऊपर कुछ लिपि उकेरी गई है और उसके अंदर पहियों का चक्र भी है। हाँ, तो वो ऐसा बोलते हैं, कई लोग उसको पढ़ तो नहीं पाए, उसको ये कहते हैं भाई ये संकेत चिन्ह है, लेकिन वो संकेत चिन्ह नहीं है, ये उनकी कोई भाषा है। क्या हुआ कि जब बाद में ये कहते हैं कि जो विदेशी वो आते हैं ना इतिहासकार, पुरातत्व विज्ञानी, वो कहते हैं भाई वो जब आर्यन आक्रमण हुआ ना, उनने उन लोगों को तहस नहस कर दिया और इस लिपि के पढ़ने वाले या तो मारे गए या जंगलों में छुप गए अपनी जान बचाने के लिए। और बाद में जो है धीरे धीरे जो है इस लिपि को जो है पढ़ना लिखना लोग भूल गए, विस्मृत हो गए। हाँ, भूल गए। लेकिन वो उन निवासियों की लिपि थी। लेकिन इतना तो जरूर है कि वो लोग पढ़े लिखे थे, वो जंगल ही नहीं थे। ये उनका आरोप खारिज होता है। और एक मिनट सर, दूसरी ओर या कोई हथियार नहीं मिला है हड़प्पा खुदाई में, कहीं भी कोई तलवार नहीं मिली है। उन लोगों ने तलवार का आविष्कार नहीं किया, वो शांति प्रिय थे, वो शांति प्रिय थे। हाँ जी। दूसरा, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का हिस्सा है। हाँ जी।
राखी गढ़ी, हाँ जी, तो ये सवाल तो खड़ा ही होता है हाँ जी। कि उसका पतन कैसे हुआ? देखो जी, क्या चर्चा है इन लोगों में, जो जिन जिन लोगों के आप संपर्क में आए? एक बात बताऊं जी, ये विदेशी तो नुका है भाई, ये जो आर्यन आक्रमण हुआ ना, इन लोगों ने जो है इनको जंगल में धकेल दिया। इनके पास लोहे के हथियार थे, बल्कि एक जो ग्रुप आया था इनका पुरातत्व विज्ञानियों का, वो कह रहे थे बस जैसे ब्रिटेन में ना उसका डायनामाइट का आविष्कार कर लिया, डायनामाइट के उसके ऊपर पूरी वर्ल्ड पे वो ब्रिटेन का राज्य हो गया। तो इस कार्यों ने जो तलवार का आविष्कार कर लिया था, और तलवार और घोड़ा पर जो है वो पूरे उस पर वो छा गए जी। मतलब जहाँ तक भी घोड़ा रफ्तार में तेज चला और तलवार लोगों को मारने के लिए, ये लोग तो लाठी भाला तीर चलाते थे, और अगर इतना लाठी चलाओगा तलवार वाला तो इतना 4-5 बार कर देगा, काट देगा वो। हाँ 4-5 बार कर देगा। घोड़े से आए, और अड़पई खुदाई में कोई क्या मिथक जी, चावल मिथक है, घोड़ा मिथक है, तलवार मिथक है, लोहा, और यहाँ पर नहीं थे, लोहा मिथक है। उसके अवशेष ही नहीं मिले? चावल के हमारे पास अवशेष नहीं मिले। नहीं जी, हड़प्पा में नहीं मिले। हाँ नहीं मिले। मोहनजोदड़ो में नहीं मिले। आप जो लाइन पढ़ रहे थे कि मतलब ये लोग नहीं, अभी ये जो इंडिया टुडे में जो रिपोर्ट आई, ये रिपोर्ट को इस एंगल से देखा जाए कि वो जो पत्रकार ने तथ्यपूर्वक एक जानकारी उसमें लिखी है कि वर्तमान बीजेपी सरकार एक जो हिस्टोरिकल तथ्य है उसको तोड़ मरोड़ कर अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा को थोपना चाहते हैं। नहीं जी, ये अकेला पत्रकार थोड़ा कह रहा है, ये तो पूरी वर्ल्ड की मीडिया कह रही है भाई, इसमें ये पॉलिटिकल रिपोर्ट है, गेम चल रहा है। हाँ, ये अकेला पत्रकार ने कह रहा, इसने तो ये हिम्मत करी है भाई, भारत में छापने की पहली छापी इसने, इसलिए ये एक नंबर का पत्रकार है इसका इंडिया का। लेकिन वर्ल्ड की मीडिया तो कहते हैं भाई ये तो राजनीतिक गालमेल है। शिंदे के तरफ हम अब आते हैं। शिंदे एक एक लाइन में आप जवाब दीजिए। शिंदे स्वभाव का कैसा आदमी था? देखो जी, शिंदे स्वभाव में तो मिलनसार है, लेकिन वो चीटिंग करता है, जो उस पर विश्वास करे उसे न चक्री कटा दे जी। आपने उसको खाना खिलाया, उसको सुलाया, परिवार का मेंबर जी, घर का मेंबर है, आपने उसको परिवार का सदस्य माना, और मगर उसने एक लाइन भी आपके संदर्भ में नहीं लिखी। ये कृतज्ञता नहीं है क्या? मेरी रिपोर्ट में नाम में को नहीं दिया जी उसने, जबकि मैंने घर से खाना खिलाया, उनकी सुरक्षा दी, उनके लिए कमरा मकान सब कुछ मेरे घर से हुआ। सब परिवार आते थे? हाँ। आपके पास फोटोग्राफ है कि वो सब परिवार यहाँ आते थे? हाँ, और वो उसमें भी कारण क्या हुआ जी, ये बड़ा साथी लोग है जी, बेड की खाल में बैठिया है, इसकी चोरी पकड़वा दीजिए मैंने, ये नाराज हो गया मेरे से। क्या चोरी पकड़ा हुई आपने? नहीं, ये ऐतिहासिक तथ्य है, सबूत है। हाँ जी, वो उसको व्यक्तिशः नहीं लेना चाहिए, मगर वो सच जो है आपके दिल में नहीं रहना चाहिए। बता दीजिए। ये एक अंग्रेज ने ले रहा था जी उरे, और वो जो सामान उरे खुदा में मिलता था। हाँ, उनकी गेट बैद कर रहा था जी, वो मेरे से पता लग गया जी। हाँ। मैंने इनकी रिपोर्ट कर दी इनकी, वो फिर रातों रात बजा भी दिया, फिर इनकी कैंसिल भी कराई रिपोर्ट। फिर यूं हजी वो बहुत साथी रात में ही राजनीति वाला था, जुड़ गया जी, अपनी जान भी बचा गया, पीछे भी कमा गया, और मारे बरगान ने सिटी बना गया। मारे बरगान तो हम तो उड़ेगी, गरीब के गरीब रहेगी, वो तो अरबपति हो गया। हाँ, ये बात सही है। हाँ, लेकिन बड़ा तेज चीटर आदमी है जी, बड़ा सातिर लोग है। लेकिन एक और बताऊं जी मैं, अपना खास बात है, जब यह सरकार चेंज हो जाएगी ना, वो दूसरी सरकार में भी चीटिंग करेगा, नु कह देगा मैंने जान माल का खतरा था, इस करके यह झूठ बोली थी, मैंने सुरक्षा दे दो और गन मान दे दो। वो अगली सरकार बदल के आओगे उनको भी ले होगा जी। सरकार को चुना लगा सकता है। हाँ, बड़ा तेज आदमी है जी, बहुत साथी बुद्धि है जी। आज हो गया। हम लोग एक ऐतिहासिक व्यक्ति, जैसे राखी गढ़ी एक इतिहास है, मगर राखी गढ़ी को जीने वाला, राखी गढ़ी सभ्यता को दुनिया के पटल पर लाने वाले वजीर साहब के साथ आज हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने कई सारे तथ्य और कई सारे सबूत आप सभी के सामने रखे हैं। यह आज उनका प्रथम इंटरव्यू है,
आशा करते हैं कि और ढेर सारी जानकारी जो उनके पास तथ्य है, उनके पास रिपोर्ट्स है, भारत सरकार के साथ उनके किए गए करस्पॉन्डेंस है, उनके पास अभिप्राय भी है, ढेर सारी जानकारी उन्होंने संभल कर रखी है। मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि वो एक बायोग्राफी लिखे, जो उन्होंने एक लंबा स्ट्रगल किया। मगर एक बात खुलकर सामने आ गई कि क्रेडिट वजीर साहब को जाता है, मगर जाति के शिकार बन गए। और वसंत शिंदे जो व्यक्ति है, इस वसंत शिंदे नामक व्यक्ति चीटर था, धोखेबाजी किया और सरकार के लोगों के इशारे पर, आरएसएस के लोगों के इशारे पर जो बात रिपोर्ट में नहीं बताई गई, वो बात खुले तौर पर कहने लगा है। सच सच होता है, साइंस साइंस होता है, पुरातत्व पुरातत्व विभाग होता है, और दूसरे लोग आएंगे। तब इन्होंने एक भावनिक अपील की है कि जब कभी सच्चा इतिहास लिखा जाएगा, वसंत शिंदे को चीटर ही लिखा जाएगा, वैज्ञानिक या पुरातत्वज्ञ नहीं लिखा जाएगा। हम वजीर साहब के बहुत धन्यवाद है। 2015 में हम उनको मिले थे, उसके बाद आज हम मिल रहे हैं। हम इनकी जानकारी को देश और दुनिया में फैलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और ऐसे आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। ये केवल एक हरियाणा के अंदर से है, पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर से जो एक्सपर्ट्स होंगे उसके साथ में हम लोग मिलते रहेंगे। थैंक यू।